Deemed ownership, section 27. So as per section 27, the following person who not the legal owners of the property are deemed to be the owners of the property for the purpose of section 22 to 26. डीम्ड ओनरशिप में क्या है कि जहाँ पे पर्सन एक्चुअल ओनर ना होके लीगल ओनर होते हैं और उन्हें इनकम टैक्स पर्पस के लिए उन्हें ही ओनर माना जाता है, उनको ही टैक्स होता है। अभी किस किस चीज़ में एप्लीकेबल होता है? ट्रांसफर टू अ स्पाउस। In case of transfer of house property by individual to his or her spouse, otherwise than for educate consideration, the transfer is deemed to be the owner of the transfer property. अभी इसमें एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मिस्टर ए मिसेस ए, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया मिसेस ए को विदाउट एजुकेट कंसिडरेशन, मतलब बिना पैसे के या फिर थोड़ा पैसे लेकर, तो प्रॉपर्टी को मिसेस ए ने लेट आउट कर दिया और उससे इनकम डिराइव करने लगी। इवन तो मिस्टर ए डज नॉट receive such income, then also he is taxable for the purpose of section 22 to 26. भली प्रॉपर्टी उनके वाइफ के नाम पर है लेकिन टैक्सेबल तो मिस्टर ए को ही होगा, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी को मिसेस ए को, स्पाउस को दिया है उनके नाम पर। इसमें कभी एक्सेप्शन आता है। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पाउस इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, द ट्रांसफर विल नॉट बी डीम्ड टू बी द ओनर। अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट हो गया है, जहाँ पर आपने प्रॉपर्टी उनको दे दिया है एज एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, तो तभी आपको उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम हो रहा है आपको टैक्सेबल नहीं होगा। मिस्टर ए को टैक्सेबल नहीं होगा और मिसेस ए को टैक्सेबल होगा। अभी दूसरा केस क्या है? ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल टू हिज और हर माइनर चाइल्ड अदर देन वाइज फॉर एजुकेट कंसिडरेशन, द ट्रांसफर वुड बी डीम टू बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर। अभी प्रॉपर्टी अभी प्रॉपर्टी मिस्टर ए ने अपने बच्चे को दे दिया, मिस्टर बी को, वो जो माइनर है, तो वो उनके नाम पे ऐसे ही दे दिया होगा या फिर थोड़े से पैसे लेके, क्योंकि इसमें यही लिखा है कि अभी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉपर्टी, अदरवाइज देन फॉर एजुकेट कंसिडरेशन, यानी बिना पैसा लिया, थोड़े पैसा लिए, जो मिस्टर बी माइनर है। तो इवन तो मिस्टर बी को इनकम आ रहा है लेट आउट करने से, लेकिन टैक्सेबल होगा मिस्टर ए को। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? इन केस ऑफ ट्रांसफर टू अ माइनर मैरिड डॉटर द ट्रांसफर इज नॉट डीम्ड टू बी द ओनर। अभी इसमें एक्सेप्शन है, अगर मिस्टर ए ने अपनी माइनर मैरिड डॉटर को दे दिया होगा तो उसमें मिस्टर ए को टैक्सेबल नहीं होगा, उनकी डॉटर को ही टैक्सेबल होगा। मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू माई बिल्डिंग ऑफ पार्ट देयर ऑफ इज अलॉटेड और लीज अंडर अ हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम और सोसाइटी कंपनी एसोसिएशन shall be deemed to be the owner of that building or part thereof allotted to him, although the cooperative society company association is the legal owner of that building. जैसा हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जहाँ पर बिल्डिंग को खरीदने के लिए हम लोग को सोसाइटी से परमिशन लेना पड़ता है और हमें उसके बदले में, पैसे के बदले में हमें थोड़ा उस प्रॉपर्टी के शेयर्स भी मिलते हैं, यानी कम कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स मिलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी लीगल ओनर है, वो बेचती है प्रॉपर्टी को, और हम लोग डीम्ड ओनर है, मतलब भले ही हम लोग ने प्रॉपर्टी एक्वायर खरीद लिया है लेकिन फिर भी हम लोग डीम्ड ओनर रहेंगे और इसीलिए टैक्सेबल भी हमें ही होता है डीम्ड ओनरशिप पे। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक्चुअली ओनर, लीगल ओनर है और आप एक डीम्ड ओनर हो, और इसलिए सेक्शन 27 में डीम्ड ओनरशिप पे भी टैक्सेशन रखा है। जहाँ पर आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेते हो तो आपको टैक्सेशन लगना चालू होगा, और जब तक आप प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करोगे, जब तक वैकेंट रहती है, तो लीगल ओनर को ही टैक्सेबल होता है। Person in possession of property, a person who is allowed to take or retain the possession of any building or part thereof in part performance of a contract of the nature referred in section 53A of the Transfer of Property Act shall be the deemed owner of that house property. This would include the cases where a person in possession of property, अभी ये थोड़े कंडीशन है जहाँ पे आप थ्रू नॉट द लीगल ओनर हो लेकिन आप डीम्ड ओनरशिप माने जाते हो। कैसे? जहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन आ गया है तो आप डीम्ड ओनर हो गए हो। जहाँ पे आपका सेल कंसेशन पे हो गया है लेकिन सेल डीड में थोड़ा टाइम लग रहा है, डॉक्यूमेंट्स में टाइम लग रहा है, आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ, फिर भी आप डीम्ड ओनरशिप हो और आपको ही टैक्सेबल होगा अगर उस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो। इसलिए यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है। दिस वुड इंक्लूड द केसेस वेयर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द बायर, सेल कंसेशन हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस टू बी पेड टू द सेलर बाय द बायर, सेल डीड हैज़ नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द बायर, ऑल्सो सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट लाइक पावर ऑफ अटर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, विल एक्सेट्रा हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। जहाँ पे पोजेशन आ गया है या प्रॉपर्टी के पेपर्स थोड़े पेंडिंग है, जहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी हमारे नाम पे या एग्रीमेंट टू सेल हमारे नाम पे, जहाँ पे हमने कंसिडरेशन प्रॉपर्टी का पे कर दिया या पे करने वाले का प्रॉमिस कर दिया है, वहाँ पर हमने डीम्ड ओनरशिप मिल गई है, भले प्रॉपर्टी हमारे नाम पर रहा हो, और उस प्रॉपर्टी से अगर जो भी इनकम हो रहा है वो हमें टैक्सेबल होगा, ना कि सेलर, ना कि बिल्डर को। पर्सन हैविंग अ राइट इन अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पीरियड
not less than 12 years. A person who's acquired any right in or with respect to any building or part thereof by transfer by way of lease for not less than 12 shall be deemed to be owner of that building or part thereof. अगर कोई एक पर्सन प्रॉपर्टी पे 12 साल तक रहता है, रेंटेड प्रॉपर्टी पे 12 साल तक रहता है, तो वो प्रॉपर्टी उसके नाम की हो जाती है, मतलब उसका डीम्ड ओनरशिप आ जाता है। भली प्रॉपर्टी उसके लीगली नाम ना हो, लेकिन वो 12 साल तक रहा तो ऐसा माना जाता है, पहले ऐसा माना जाता था कि प्रॉपर्टी उसके अभी उसकी हो गई है, क्योंकि वो 12 साल तक रहा है तो उसने उतना रेंट दे दिया है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी एक्वायर हो सकती है उतने रेंट में। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। इन केस द पर्सन एक्वायरिंग एनी राइट बाय वे ऑफ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ और फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, सच पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द ओनर। इसका एक्सेप्शन ये है, अगर आप उस इंसान को 12 साल भी रख रहे हो लेकिन बार बार आप रेंट चेंज कर रहे हो, रेंट एग्रीमेंट का बदल रहे हो मंथ टू मंथ, या 1 साल के नीचे वाले यानी 11 मंथ्स एग्रीमेंट आप कर रहे हो, 10 मंथ एग्रीमेंट कर रहे हो, बार बार चेंज कर रहे हो रेंट एग्रीमेंट, का लीगल राइट नहीं आएगा। केसेस वेयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट फॉर टैक्स, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, इनकम फ्रॉम एनी फार्म हाउस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अगर फार्म हाउस के थ्रू मेरा कोई भी इवेंट चल रहा है यानी एग्रीकल्चर पर्पस एक्टिविटीज़ चल रहा है, तो वहाँ से मेरे को कोई भी इनकम नहीं देना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल रहेगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 है, एनुअल वैल्यू ऑफ पैलेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एक्स रूल। अगर कोई एक्स रूलर किंग महाराजा है, उनकी पैलेस की प्रॉपर्टी को एनुअल वैल्यू नील रहेगा, ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है। सेक्शन 10 क्लॉज 20, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अ लोकल अथॉरिटी जो हमारी लोकल बॉडीज है, लोकल। सेक्शन 10 सबसेक्शन 20, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अप्रूव साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। सेक्शन 10 सबसेक्शन 23, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ यूनिवर्सिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 20, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के प्रॉपर्टी के से जो भी इनकम आती है वो भी टैक्स नहीं होती। सेक्शन 11, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। सेक्शन 13 है, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी।